स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी पीरियोडिक टेबल में पेरियोडिसिटी की। पेरियोडिसिटी अपने कुछ प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, इससे जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें अपनी बात हो गई थी आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज में देखी जाती है, गुणों में आवर्तिता देखी जाती है। तो जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में सबसे पहले मैंने बताया था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव क्या होता है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या होगा, पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता। किसी एलिमेंट या मैं कहूं पेरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट के लिए पेनिट्रेटिंग पावर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसके आगे मैं थोड़ा आगे फॉर्मेट की बात करूं, अपन क्या क्या पढ़ेंगे आगे। पेनिट्रेटिंग पावर के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज का अपना टॉपिक यहीं से स्टार्ट करते हैं। भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर किस तरीके से कैसे डिफाइन होगी इसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो पीछे वाला लेक्चर था उसी के ऑलरेडी स्टार्ट कर रहा हूं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब आईपी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखना ध्यान से, जैसे ये कोई किसी एलिमेंट का क्या है, नाभिक, इसके चारों ओर ये क्या है, सेल। तो इस सेल में उपस्थित आउटर जो सेल है, आउटर सेल में उपस्थित इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसी से स्टार्ट कर रहा हूं, देखना बच्चों ध्यान से। अब बात आती है अगर इस एलिमेंट के लिए या मैं कहूं एटम के लिए किसकी बात की जाए, पेनिट्रेशन पावर की बात की जाए, भेदन क्षमता का बेसिकली इसके लिए क्या मीनिंग होगा। तो देखना, भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब ही क्या होता है, एक तरह से ये क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही क्या होती है, भेदन क्षमता होती है। तो इसको अपन कैसे कोरिलेट करेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा से इस भेदन क्षमता को किसी एटम के लिए डिफाइन करेंगे। तो पेनिट्रेटिंग पावर एक तरीके की क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोली जाएगी भेदन क्षमता की, पेनिट्रेटिंग पावर की, एक ही कोश के लिए इसकी डेफिनेशन क्या बोली जाएगी, एक ही कोश में उपस्थित उपकोश जो कि नाभिक के जितना नजदीक होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा कठिन होता है। और वो उस उपकोश में उपस्थित उस कक्षक की क्या कहलाती है, पेनिट्रेटिंग पावर कहलाती है। मैंने क्या कहा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा किसी एक ही कोश में उपस्थित उपकोश, किसी कोश में उपकोश है, उपकोश होते हैं, आप लोगों को पता है, किसी कोश में उपकोश होते हैं। अगर वो उपकोश नाभिक के जितना नजदीक होगा, नाभिक के जितना नजदीक होगा उस पे आकर्षण नाभिक का ज्यादा लगेगा। नाभिक का आकर्षण अगर ज्यादा लगेगा तो वहां पे क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी। एक तरीके से वो क्या हो गई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गई। तो अगर मैं इसकी पेनिट्रेटिंग पावर की अगर डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या दूंगा, देखना ध्यान से, एक ही कोश के उपकोश, एक ही कोश के उपकोश नाभिक के जितना समीप होंगे, नियर बाय होंगे, समीप होंगे, उनके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना, ऐसा उपकोश जो नाभिक के क्या है, बिल्कुल पास है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, कठिन होता है, कठिन होता है। और ये जो किसी कोश में उपस्थित जो उपकोश है, उपकोश में क्या होंगे, कक्षक, ये उस कक्षक की क्या कहलाती है, पेनिट्रेटिंग पावर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, उपकोश में उपस्थित कक्षक की क्या कहलाती है, पेनिट्रेटिंग पावर कहलाती है, पेनिट्रेशन पावर कहलाती है। तो देखना बच्चों, मैंने क्या कहा ध्यान से, एक ही कोश में क्या होते हैं, किसी कोश में क्या होते हैं, उपकोश होते हैं, उपकोश में क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। तो किसी कोश में, एक ही कोश के अगर अलग अलग उपकोश की मैं बात करूं, उपकोश कौन कौन से होंगे, एस पी डी एफ। उपकोश कौन कौन से होंगे, एस पी डी एफ।
तो किसी सेल में n सेल है कोई, उसमें कौन से उपकोष हैं, sp,df। तो नाभिक के जितना समीप होंगे कोई उपकोष, नाभिक के जितना नजदीक होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, कठिन होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर मैं बात करूं जो नाभिक के जितना नजदीक है उपकोष, उससे इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाएगा तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उस उपकोष में उपस्थित जो ऑर्बिटल है उसे उपकोष इस सब सेल में sp,df इनमें जो उपस्थित है, ये जो सब सेल है इनमें क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे। तो ये उस ऑर्बिटल की क्या कहलाती है, पेनिट्रेटिंग पावर कहलाती है। तो किसी एलिमेंट के लिए उसके जो कोष में उपस्थित उपकोष की, या मैं कह दूं कोष में उपस्थित कक्षक की क्या कहलाती है, पेनिट्रेशन पावर। का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इसको किससे कोरिलेट करते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल एक तरीके की क्या होती है यहाँ पे, आयनाइजेशन पोटेंशियल को क्या बोला जाता है, पेनिट्रेटिंग पावर। तो ये तो हो गई इसकी सिंपल डेफिनेशन। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, तो मैंने कहा एक ही कोष में उपस्थित उपकोष, एक ही कोष में उपस्थित उपकोष जिसमें क्या हो, जो नाभिक के जितना नजदीक होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, जिसके कारण उस उपकोष में उपस्थित उस कक्षक की क्या होती है, वहां पे उस कोष में उपस्थित उस कक्षक की क्या कहलाती है, वो पेनिट्रेशन पावर कहलाती है, पेनिट्रेटिंग पावर कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा कोई एलिमेंट या एटम लिया मैंने, ये इसका क्या है, नाभिक, इसके चारों ओर ये क्या है, सेल। सेल तो देखना बच्चों, अगर मैं बात करूं ये n=1 सेल है, n=2 सेल है, तो इसी तरीके से यहाँ पे n=3 सेल, डैश 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 सो ऑन। अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेल की, तो फर्स्ट सेल में सब सेल की बात करूं तो कौन सा होगा, सिर्फ S होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा, S और P होगा। उसके बाद S P D F इस तरीके से मिलते हैं। तो सभी उपकोषों की अगर बात की जाए S P D ये खाली होंगे, लेकिन सभी तरीके के उपकोष क्या मिलेंगे यहाँ पे। तो मैंने कहा किसी कोष में उपस्थित उपकोष ये सेल है, इनमें क्या है, सब सेल है, और इन सब सेल में क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिटल्स कैसे, S उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 होता है, P में कितना होता है, 3, D में कितना होता है, 5, F में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इनमें उपस्थित जो ऑर्बिटल हैं, इस ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा एक ही उपकोष की, जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे सेकंड उपकोष की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेकंड सेल की, सेकंड सेल की बात कर रहा हूं, n=2। इसका मतलब नाभिक की अगर मैं बात करूं, ये नाभिक है, इसके चारों ओर ये मान लेता हूं मैं n= क्या है, कंसीडर कर रहा हूं मैं n= क्या है, 2 है। यहाँ पे फर्स्ट भी है, लेकिन मैं अभी किसी की बात कर रहा हूं n=2 सेकंड सेल की। अब देखना इसमें क्या है, S P D F, इसमें कौन कौन से सब सेल हैं, S P D F। तो मैंने कहा एक ही कोष के, ये n=2, एक ही कोष है, उसमें उपकोष अलग अलग हैं, तो एक ही कोष के उपकोष जो कि नाभिक के जितना नजदीक होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है, कठिन होता है, जिसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखना अगर कंपैरेटिवली यहाँ से बात की जाए तो S उपकोष इस नाभिक के ज्यादा नजदीक है, उसके बाद P दूर है थोड़ा, D और ज्यादा दूर है, और F और भी ज्यादा दूर है। तो एक ही कोष में उपस्थित जो उपकोष है नाभिक के जितना नजदीक होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे S क्या है, नाभिक के ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, ज्यादा मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा, इसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये इस S ऑर्बिटल या S सब सेल में प्रेजेंट है, इस ऑर्बिटल की क्या कहलाती है, पेनिट्रेटिंग पावर कहलाती है। बेसिकली ये डेफिनेशन की बात हो गई। मैंने कहा कोई एक ही कोष में उपस्थित उपकोष जो नाभिक के जितना नजदीक होगा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूं इस उपकोष में उपस्थित किसी भी उपकोष की, मान लो अभी अपने क्या कंसिडर किया, सेकेंड सेल, तो इसमें उपस्थित जितने भी उपकोष हैं इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मैं बात करूं तो कंपेरेटिवली बात की जाए S P D F उपकोष की, तो यहाँ पे पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर क्या आएगा, पेनिट्रेटिंग पावर
पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जो नाभिक के जितना ज्यादा नजदीक होगा। तो S इसके नाभिक के ज्यादा नजदीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे S की क्या होती है? पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा, उसके बाद P सब सेल की, उसके बाद D की और उसके बाद F की। तो ये होगी इससे किसी कोष में उपस्थित उपकोष की और उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटल की क्या हो गई? ये एक तरीके की पेनिट्रेटिंग पावर हो गई। तो मैंने कहा ये पेनिट्रेटिंग पावर एक तरीके की क्या होती है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो अपन इस आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इस पेनिट्रेटिंग पावर को क्या बोल सकते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी। तो ये ऑर्डर किसका हो जाएगा? आईपी का ऑर्डर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? पेनिट्रेटिंग पावर समानुपाती आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो पेनिट्रेटिंग पावर भी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया इसमें। पेनिट्रेटिंग पावर एक तरीके की क्या होती है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मैंने कहा एक ही कोष में उपस्थित उपकोष जो नाभिक के जितना नजदीक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट का मतलब उसके लिए आईपी ज्यादा होगी, आईपी ज्यादा होगी तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एस नाभिक के ज्यादा नजदीक होता है, इसके लिए पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा, एफ इससे दूर होता है तो इसके लिए पेनिट्रेटिंग पावर कम। तो उतार लो बच्चों इसको, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। बच्चों अपन एग्जाम में क्वेश्चन की भी बात करेंगे जो आईपी है, आईपी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे इस पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उसकी बात करेंगे। अभी अपना क्या चल रहा है? थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है। चलिएगा नेक्स्ट। चलिए, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आईपी के आधार पर, आईपी का ऑर्डर बताओ। आईपी का ऑर्डर किस आधार पर बताना होता है? कई बार पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर अपने को बताना होता है ऑर्डर क्या होगा। तो अगर बात की जाए आईपी की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, कई बार अगर अपने को आंसर देना हो ऑर्डर से रिलेटेड, अगर क्वेश्चन में बात कर ले तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर आंसर देना हो तो तभी दिया जाता है जब उसमें अगर बात की जाए तो एक ही क्या होना चाहिए? एक ही कोष होना चाहिए और उस कोष में उपस्थित जो सब सेल है उसके लिए क्या होना चाहिए? नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। मैंने क्या कहा? देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा कई बार क्वेश्चन क्या देता है? आईपी का क्वेश्चन पूछ लेता है, आईपी ऑर्डर से रिलेटेड, किसकी आईपी ज्यादा है। कोई भी क्वेश्चन दे दिया जिसमें क्या पूछ लिया? आईपी का ऑर्डर बताओ किसका ज्यादा है किसका कम। तो आईपी का ऑर्डर सोल्व करने के लिए अगर हमें आईपी का ऑर्डर किससे देखना हो? पेनिट्रेटिंग पावर के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब क्वेश्चन में जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, क्वेश्चन में जो कॉन्फ़िगरेशन, या मैं कह दूं कॉन्फ़िगरेशन के बजाय यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? कोई भी एटम जिसके लिए क्या दिया गया है? आईपी का ऑर्डर अपने को पूछा है तो उस कॉन्फ़िगरेशन में से अपने को क्या करना है? ये सबसे पहले चेक करना है कि दिया गया कॉन्फ़िगरेशन में क्या होना चाहिए? सेल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब कंपैरेटिवली जिसकी बात कर रहा है, जिस एलिमेंट की है, जिस एटम की बात कर रहा है आईपी की, उसमें क्या होना चाहिए? वो सभी एक ही सेल के होने चाहिए। सभी में सेल क्या होना चाहिए? एक ही सेल बोल दूं, या मैं क्या कह सकता हूं? अगर सेल की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में सेल के अलावा इसको और क्या बोला जा सकता है? पीरियड। क्योंकि किसी एलिमेंट में कोई एलिमेंट जिस आवर्त का सदस्य बोला जाता है उसमें उतने ही क्या होते हैं? सेल प्रेजेंट होते हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन या आइटम है उसके लिए पीरियड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर पीरियड या आवर्त सेम है तो वहां पे सेल भी क्या होगा? सेम होगा। अब देखना, अगर सेल सेम है तो उसके बाद और क्या मिलना चाहिए? नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन। नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब क्या हुआ? नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। तो मैंने कहा अगर आईपी का ऑर्डर, आईपी से ऑर्डर रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो, उसकी आंसर अपने को किसके आधार पर देनी है? पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर देनी है। तो उसमें सबसे पहले चेक कर लेना अगर दिए गए एटम में सेल सेम है, इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है आउटर सेल का, उसमें सेल कितना होना चाहिए? दोनों में, दोनों एटम या जितने भी एटम दिए उनमें सेल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आउटर सेल सेम होना चाहिए। और उसमें नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आउटर सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। कैसे? इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को, देखना ध्यान से। सबसे पहले एग्जांपल की अगर बात करूं तो जैसे बेरिलियम और बोरॉन, इसमें क्या बताना है? आईपी का ऑर्डर बताना है। देखना, कोरिलेट करना एक दूसरे को।
आईपी का मैंने कहा, आईपी का जब भी ऑर्डर पूछे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, उसके पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले चेक करेंगे। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, बेरिलियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का। तो अपन जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो किसकी बात करेंगे, यहाँ पे वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आउटर सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी की बात करेंगे। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड का मतलब यहाँ पे सेल कौन सा हो गया, सेकंड सेल। और ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके लिए भी सेल क्या है, सेकंड सेल है। तो देखना पीरियड या सेल क्या है, सेम है। पीरियड या सेल क्या है, दोनों में, दोनों एटम में सेम है। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे बेरिलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 2s2। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और इसमें क्या होता है, एक ही। इसके आउटर सेल में क्या होता है, s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2। तो मैं 1s2 को नहीं लिख रहा, सिर्फ किसको काम ले रहा हूँ, वैलेंस सेल वाले कॉन्फ़िगरेशन को काम में ले रहा हूँ, 2s2। अब बात की जाए बोरॉन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं जो किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ वैलेंस सेल वाले कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। आउटर सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, अदर मैं बात नहीं कर रहा, इनर सेल की बात नहीं कर। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा कोई भी जो एलिमेंट दिए गए हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट है उसके लिए सेल या पीरियड सेम होना चाहिए और नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। नियर बाय का मतलब सबसे पहले तो क्या ध्यान में रखना है, सेल सेम होना चाहिए। सेल का मतलब ये भी आउटर सेकंड सेल है और ये भी आउटर क्या है, सेकंड सेल। इससे आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बात की जाए आईपी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो मैंने कहा देखना नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि इसमें इस आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, इसका मतलब डिफरेंस कितने का है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो देखना बच्चों ध्यान से, इससे पेनिट्रेटिंग पावर अपनी क्या थी, एक ही कोष के उपकोष जो नाभिक के जितना नजदीक होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, उतना ही डिफिकल्ट होता है और वो उससे उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटल की क्या कहलाती है, पेनिट्रेटिंग पावर कहलाती है। अब देखना बच्चों, इसमें तो क्या है, एस सब सेल, इसमें एस और पी सब सेल है। तो नाभिक के नजदीक कौन सा होता है, ज्यादा एस होता है कंपैरेटिवली पी की। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को आईपी बतानी है इसकी, आईपी का मतलब क्या हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब इसके आउटर सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जहां पे इसमें अगर आईपी की बात की जाएगी तो जाने वाला इसमें से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें से जाएगा 2p1 में से जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 2s2 में से जाएगा। तो देखना अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, इसका मतलब एक तो पी सब सेल में जा रहा है और इस एटम के लिए कहां से जा रहा है, एस सब सेल के लिए जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से S और P की, तो नाभिक के नजदीक ज्यादा कौन सा होता है, S होता है, उसके बाद कौन सा होता है, P, उसके बाद D और F। तो नाभिक के जो जितना ज्यादा नजदीक होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होता है, मुश्किल होता है, जिसके कारण इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो S की पेनिट्रेटिंग पावर बोल दो या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो, उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ से इजीली नहीं निकलेगा, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वहां पे आईपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एनर्जी ज्यादा, ई ज्यादा रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, आईपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आईपी ज्यादा है तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप अगर बात करें अपन आईपी का ऑर्डर, तो आईपी ज्यादा किसके लिए होगी, इससे बेरिलियम के लिए। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बेरिलियम की आईपी क्या है, ज्यादा है किससे, कंपैरेटिवली बोरॉन से। क्यों है, कारण मैंने दे दिया, ये किस आधार पर बताया अपने, पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेटिंग पावर, अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर अपने क्या बता दिया, आईपी का ऑर्डर बता दिया। तो इस तरीके से मैंने कहा आईपी का ऑर्डर जब भी पूछता है तो आईपी के आधार पर तभी बताया जाता है जो कॉन्फ़िगरेशन है आइटम का क्या होना चाहिए, सेल, एक ही सेल का आउटर सेल होना चाहिए। आउटर सेल का मतलब वैलेंस सेल का जो सेल है वो कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो बाह्यतम कोष है उसमें कितना, बाह्यतम कोष क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और उसका नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो। तो उसका आंसर किससे देंगे, पेनिट्रेटिंग पावर
से देंगे। तो उतार लो बच्चों इस क्वेश्चन को, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, इसी तरीके से अगर कुछ एलिमेंट्स की अगर बात की जाए, इसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। तो चेक कर लेना कि एक ही उपकोष में उपस्थित उपकोष जो नाभिक के जितना ज्यादा नजदीक होगा उसके लिए पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, उसके लिए आईपी भी ज्यादा होगी। इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये तो बात होगी पेनिट्रेटिंग पावर की। चलिए अब देखना बच्चों, अभी बात चल रही थी एक ही कोष में उपस्थित उपकोष की। एक ही कोष में उपस्थित उपकोष जो नाभिक के जितना नजदीक उसके लिए पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा। अब बात की जाए आयनाइजेशन पोटेंशियल की। किसकी? आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो मान लो कोई सबसेल है, कोई सबसेल, किसकी बात चल रही है? किसी सेल में उपस्थित कोई सेल है, उसमें उपस्थित सबसेल की। इस सबसेल में क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखना, इस सब सेल की अगर बात की जाए तो सब सेल दो तरीके का बोला जा सकता है। यहाँ पे एक सब सेल कैसा? एक सब सेल हो सकता है हाफ फील्ड। एक सब सेल कैसा हो? हाफ फील्ड सब सेल हो। एक कैसा हो? फुल फील्ड। एक कैसा हो? फुल फील्ड। एक तो फुल फील्ड, एक हाफ फील्ड सब सेल। इसका मतलब ऐसा सब सेल किसी कोष में उपस्थित है, ऐसा उपकोष जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर भेजे जाएं तो या तो उसमें क्या होंगे? हाफ इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड होंगे, और या क्या होंगे? फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं किसी सब सेल के, उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है अपने निकटतम विन्यास से। मैंने बताया था कि किसी अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोष का स्थायित्व है उसके निकटवर्ती विन्यास से क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बात करूं, देखना, जैसे मैं ये बोल दूं कि कोई उपकोष जिसका, अगर मैं इस तरीके से स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करूं, एग्जांपल से अगर मैं बात करूं तो देखना, एक तो P3 कॉन्फ़िगरेशन, एक P4, इसमें से रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो देखना, मैंने कहा अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोष का स्थायित्व क्या होता है? अपने निकटवर्ती विन्यास से ज्यादा स्थायी होता है। तो P3 और P4 में P में अधिकतम कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। P में अधिकतम कितने ऑर्बिटल? 3। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। लेकिन इसमें कितने हैं? 3। इसका मतलब 6 के कितने हैं? हाफ है। 6 के कितने हो गए? हाफ हो गए। इसका मतलब ये क्या है? हाफ फील्ड। ये क्या है? हाफ फील्ड अर्धपूरित। और ये क्या है? इसका निकटवर्ती। इसका निकटवर्ती, इस कॉन्फ़िगरेशन का निकटवर्ती का मतलब क्या है? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है लेकिन 4 है, इसका मतलब इसका नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। तो मैंने कहा जो अर्धपूरित हो या पूर्णपूरित अपने निकटवर्ती विन्यास से क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। तो P3 इज मोर स्टेबल देन P4। क्यों? क्योंकि ये अर्धपूरित है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब सेल की स्टेबिलिटी क्या होती है? अपने निकटवर्ती कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्थायी होती है। अब देखना बच्चों, इस हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब सेल जो है इसका आईपी पे क्या फर्क पड़ने वाला है? आयनाइजेशन पोटेंशियल का इस पर क्या फर्क पड़ने वाला है उसको मैं समझा रहा हूं। तो देखना, इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड, इन दोनों की स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इनका रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब अगर अपन आईपी की बात करें, आईपी का मतलब ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे सबसेल जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी के साथ अपन क्या कर रहे हैं? छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसका मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपने को आईपी के अकॉर्डिंग उसमें बातें नहीं करनी। इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी, ये जो स्टेबिलिटी होगी इसकी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब सेल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाती है? आईपी कहलाती है। वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकला तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है तो उसकी आईपी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसको मैं कह सकता हूं आईपी भी यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी।
तो मैंने कहा किसी अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोष का स्थायित्व है किस बात पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्टिव कर रहा है, क्योंकि इस ऐसा उपकोष जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, उसके लिए आईपी क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होने का कारण क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने की वजह से अपने में से इलेक्ट्रॉन इजीली से नहीं निकालते हैं। इजीली नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आईपी भी ज्यादा होगी। तो देखना बच्चों, इस कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि आईपी का ऑर्डर क्या होगा। अगर मैं ये बोल दूं कि P3 और P4 में रिलेटिव आईपी किसकी ज्यादा होगी, तो देखना P3 क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, P4 क्या है, इसका निकटवर्ती या इसका नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन। तो देखना इसमें से अर्धपूरित और पूर्णपूरित का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। इसकी स्टेबिलिटी क्या बताई मैंने, ज्यादा बताई। स्टेबिलिटी क्या होती है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है। स्टेबिलिटी जहाँ पे ज्यादा होगी वहाँ पे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इसलिए उसकी आईपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आईपी की वैल्यू जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी क्या होगी, आईपी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी जहाँ पे ज्यादा वहाँ पे आईपी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। आईपी ज्यादा बोल दो या उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा बोल दो। तो यहाँ पे अपना जो ऑर्डर है रिलेटिव स्टेबिलिटी और आईपी का क्या हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा। तो P3 की आईपी ज्यादा क्योंकि ये स्टेबल है। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं कि किसकी आईपी ज्यादा होगी, किसकी आईपी कम होगी। तो चेक कर लेना दिया गया कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड है तो उसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी आईपी भी ज्यादा होगी अपने निकटवर्ती कॉन्फ़िगरेशन से। इस तरीके से ध्यान रखना होता है। तो पहले आप इसे क्वेश्चन को उतार लें। चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट। देख इसी पर एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा एक नेक्स्ट एग्जांपल क्या है नेक्स्ट है, एक तो फॉस्फोरस ले लेता हूं, एक सल्फर ले लेता हूं। फॉस्फोरस की अगर बात की जाए तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आउटर सेल का, देखना ध्यान से। इसको कैसे निकाला जाता है, बी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फास्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला जाता है, NH2 NP1, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद कार्बन क्या क्या बोला जाता है, NH2 NP2, नाइट्रोजन का NH2 NP3, ऑक्सीजन का NH2 NP4। यहाँ पे ये N क्या होता है, पीरियड का मतलब कोई एलिमेंट जिस आवर्त का सदस्य होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, इन एलिमेंट्स का। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है ये क्या है, सभी का आउटर सेल है। आउटर सेल का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखना अगर बात की जाए यहाँ पे फास्फोरस और सल्फर की, तो ये किस पीरियड के एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट। किस पीरियड के एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट। थर्ड पीरियड के एलिमेंट, इसका मतलब N यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके सेम होगा। ये नाइट्रोजन एक ही वर्ग के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन वाली फैमिली में क्या होता है, फास्फोरस। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3, N की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो 3s2 3p3, ये किसका हो गया, फास्फोरस का आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात करें सल्फर की, तो NH2 NP4, N का मतलब 3, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो 3 होगा। तो 3s2 3p4, ये क्या हो गया, ये किसके लिए बात होगी, इसे सल्फर के लिए आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3s2 3p4। अब देखना इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है उसकी मैंने बात कर ली। तो फास्फोरस का कितना होता है, 3s2 3p3, इसका कितना होगा, 3s2 3p4। तो देखना ये आउटर सेल एक ही सेल में उपस्थित क्या है, सभी सब सेल। इसमें इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो P में अगर यहाँ पे 3s2 तो क्या है, सेम है। उसके बाद 3p3 और 3p4, इसका मतलब P में अधिकतम कितने ऑर्बिटल, 3। P में अधिकतम कितने, 3। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 3। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इसका मतलब इसमें 3 अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं,
3, तो 6 का हाफ हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो दिया है वो क्या है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इस हाफ फील्ड का क्या हो गया, नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, डिफरेंस है। नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है इसमें, लेकिन क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस हाफ फील्ड का क्या हो गया, नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन। अपने को क्या देखना है, फास्फोरस और सल्फर में आईपी किसकी ज्यादा होगी और क्यों होगी। तो देखना आईपी किसकी ज्यादा होगी, मैंने कहा जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपने निकटवर्ती कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। मैंने कहा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होता है, मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ने से आईपी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आईपी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इस हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या है, इस अर्धपूरित जो कोश है इसका स्थायित्व तो ज्यादा होता है, जिसके कारण आईपी बढ़ गई। तो आईपी किसकी ज्यादा होगी, इस हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की। इसका मतलब फास्फोरस की आईपी ज्यादा होती है किससे, सल्फर से। इस तरीके से ध्यान में रखना होता है। तो ये बात होगी। इसका कारण पूछ ले तो क्या बताना है, अर्धपूरित या पूर्णपूरित विन्यास के कारण। अभी यहाँ पे क्या लगेगा, अर्धपूरित विन्यास का रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण आईपी भी ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, जिनमें क्या होता है, आईपी का अपने बात की आईपी से रिलेटेड क्वेश्चन। एक तो आईपी किसके आधार पर देखिए अपन ने, एक तो पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर आईपी का ऑर्डर बताया, और एक इस आधार पर इसका ऑर्डर बताया आईपी का, एक हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो सब सेल है उसके रिलेटिव स्टेबिलिटी के आधार पर अपन ने क्या बताया, ऑर्डर बताया। अब बात आती है आयनाइजेशन पोटेंशियल की, आयनन ऊर्जा की। तो मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ली कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होता है या उसकी पेनिट्रेटिंग पावर चेक करनी होती है। अब बात आती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आवर्त सारणी में मैं बात करूं आयनन ऊर्जा की, तो एक तो अपन इसमें चेक करेंगे कि आवर्त में अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा में क्या फर्क पड़ता है, इसकी अपन बात करेंगे। तो देखना बच्चों ध्यान से, मैं कह रहा हूं आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। किसमें देखेंगे, एक तो पीरियड में, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी क्या होगी, और एक ग्रुप में बात करेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर आईपी पर क्या फर्क पड़ेगा। इन दोनों की अपन स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, आईपी इन पीरियड, इन पीरियड किसकी बात कर रहे हैं अपन, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी पर रिलेटिव इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखना बच्चों ध्यान से, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। देखना लेफ्ट टू राइट, पीरियड का मतलब क्या है, आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आकार कम होता है। आकार क्या होता है, कम होता है। रेडियस या आकार बोल दो, मैं साइज बोल दो, क्या होता है, कम होता है। अगर आकार कम हो गया तो देखना बच्चों, मैंने कहा था जो फैक्टर फैक्टिंग होते हैं आईपी, इसने अपने बात कर ली थी कि जो आकार होता है वो आईपी पे कैसे डिपेंडेंस इसकी 1/IP। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है आईपी, वो साइज के क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, अगर साइज कम होगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। देखना लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होता है, कम होता है। इसके कारण अगर आकार कम है तो आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, आईपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी। अब देखना
ये तो बात होगी, जनरल बात होगी, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आकार में कमी आती है और आयनाइजेशन ऊर्जा, आयनाइजेशन या आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब एक्सेप्शन देखने को भी मिलेगा। एक्सेप्शन का मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार कम हो रहा है, फिर भी क्या होता है, आईपी कम हो रही है। और ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स में जहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होता है, कम होता है और आईपी वहाँ पे ज्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से एक्सेप्शन है, क्योंकि एग्जाम में तो ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं, एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। अपना जो कंसेप्चुअल है, अपना जो टॉपिक, उसमें से क्या पूछे जाते हैं, जनरली जो एक्सेप्शन होते हैं वही एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की, कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखना। चलिएगा, देखिएगा, मैंने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या आती है, कमी आती है। आकार में कमी आएगी तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, बढ़ता है। तो देखना वहां पे अगर मैं बात करूं जहां पे आकार कम होगा वहां पे आईपी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोल दिया, एक्सेप्शन। तो कुछ पेरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में तो कमी आती है लेकिन आईपी नहीं बढ़ती। इसका कारण देखना अपन कहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो कौन सा है, अगर बात की जाए जैसे बेरिलियम और बोरॉन। देखना बच्चों ध्यान से, बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और ये एलिमेंट किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का। दोनों ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। अब देखना सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरॉन। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट, सेकंड पीरियड की बात हो रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होना चाहिए, आकार कम होता है। मान ली बात, आकार क्या होता है, कम होता है। आईपी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आईपी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसी को तो क्या बोला अपने, एक्सेप्शन। तो देखना आईपी यहाँ पे नहीं बढ़ती, आईपी यहाँ पे नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती, इसका कारण क्या है, देखना। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट, इसमें एक एस क्या होता है, सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2s2। आउटर सेल या वैलेंस सेल में क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2। बोरॉन की बात की जाए तो ns2 np1, इसका मतलब सेकंड पीरियड का है तो 2s2 2p1। ये इसका आउटर सेल का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी अपने पढ़ाई आयनाइजेशन पोटेंशियल पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर, तो पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक ही कोष है, एक ही कोष में उपस्थित, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इनका क्या है, सेल क्या है, सेम है। एक ही कोष के रिलेटिव क्या है, सब सेल। तो जो सब सेल नाभिक के जितना ज्यादा नजदीक होगा उसमें पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी कंपेरेटिवली, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा। आईपी की बात करें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, एस में से। तो एक तो इलेक्ट्रॉन एस में से जा रहा है, एक पी में से जा रहा है। तो जो नाभिक के जितना ज्यादा नजदीक होगा उसके लिए पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, कंपेरेटिवली एस और पी में एस की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, क्योंकि नाभिक के ज्यादा नजदीक होगा। तो इलेक्ट्रॉन इसे निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इसका मतलब वहां पे आईपी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो 2s2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आईपी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेरेटिवली 2s2 2p1, क्योंकि आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि ये नाभिक से क्या है, p सब सेल थोड़ा कंपेरेटिवली s के कंपेरेटिवली दूर होता है। तो यहाँ पे अपनी क्या होनी चाहिए, बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होनी चाहिए, कमी हो रही है, लेकिन आईपी बढ़नी चाहिए, आईपी बढ़ती नहीं। कारण क्या है, यहाँ पे आईपी नहीं बढ़ने का कारण क्या है, कारण बताना है पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेटिंग पावर के कारण यहाँ पे आईपी ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे अगर आप बात करें आईपी, तो आईपी लेफ्ट टू राइट क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन क्या होती है, इन एटम के लिए कंपेरेटिवली कम होती है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट एक्सेप्शन, आईपी में एक्सेप्शन या अपवाद कि आईपी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन कम होती है। कम क्यों, पेनिट्रेटिंग पावर के कारण। तो उतार लो बच्चों इस फर्स्ट एक्सेप्शन को, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा सेकंड एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन क्या होगा, देखना। सेकंड एक्सेप्शन जैसे मैं बात करूं किसकी, एक तो मैं बात करूं नाइट्रोजन एटम की,
एक मैं बात कर लूँ ऑक्सीजन एटम की। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटर सेल का सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या होगा, नाइट्रोजन से जस्ट आगे क्या होता है ऑक्सीजन, एक ही पीरियड के एलिमेंट, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं पेरियोडिक टेबल में। तो नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर सेल 2 होगा क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट, 2s2 2p4। तो देखना 2s2 यहाँ पे कॉमन है, इसमें भी क्या है कॉमन है 2s2 अगर आईपी की बात की जाए किसकी आईपी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी रिलेटिव आईपी के आधार पर, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होता है कम होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन का आकार ऑक्सीजन से क्या है ज़्यादा है। इसका मतलब अगर आकार कम हो रहा है तो आईपी क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। आईपी क्या होती है, आकार कम होने से लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता, तभी तो ये क्या है एक्सेप्शन है। क्यों नहीं मिलता, इसका कारण क्या है देखना। इस 2p3 और 2p4 में अगर कंपेरेटिवली बात की जाए, p में अधिकतम कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। p में अधिकतम कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। कितने इलेक्ट्रॉन, 3। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 3 ऑर्बिटल में, 6। लेकिन कितने हैं 3, इसका मतलब 6 का कितना है ये आता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है तो मैंने बताया था इसकी आईपी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिसके कारण उसकी आयनन ऊर्जा भी ज़्यादा होती है। अब देखना उसमें से बात करें 2p4 क्या है, इसका रिलेटिव नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है यहाँ पे जिसके कारण ये क्या हो गया इसका नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी एलिमेंट का जो अर्धपूरित उपकोष का कॉन्फ़िगरेशन वो अपने निकटवर्ती कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है ज़्यादा स्थायी होता है, उसके लिए आईपी का मान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आईपी कम होगी। तो क्या होना चाहिए था, आईपी ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि आकार कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या मिलती है, ऑक्सीजन की जो नाइट्रोजन की आईपी क्या होती है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी लेकिन कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। कारण क्या बताएंगे, इस अर्धपूरित कक्षा का क्या होता है उपकोष का स्थायित्व ज्यादा होता है, जिसके कारण आईपी ज्यादा मिलेगी। तो इसमें आईपी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की आईपी ऑक्सीजन से क्या होती है ज्यादा होती है। लेकिन क्या होना चाहिए था, ऑक्सीजन की आईपी ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि आकार कम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एज एक्सेप्शन क्या होता है इसमें अर्धपूरित। तो कारण क्या बताना है यहाँ पे, आईपी का कम होने का कारण बताना है। अर्धपूरित या पूर्णपूरित उपकोष का स्थायित्व क्या होता है ज्यादा होता है, जिसके कारण आईपी भी ज्यादा होगी। तो ये बात होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होना चाहिए था, आकार कम होगा तो आईपी बढ़नी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ती। इसका कारण अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास। उतार लो बच्चों सेकंड एक्सेप्शन को, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा अब अगर बच्चों बात की जाए, ये तो हो गई सेकंड एक्सेप्शन। अब बात करते हैं थर्ड अपवाद या एक्सेप्शन क्या होगा देखना। थर्ड जो एक्सेप्शन बताया जाता है वो किस में बताया गया, थर्ड एक्सेप्शन। 2 एक्सेप्शन अपने पढ़ लिए, थर्ड एक्सेप्शन किस में पढ़ेंगे, इनर्ट गैस में। इनर्ट गैस या अकेरिय गैसों में आईपी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसकी मैं बात करूंगा, कैसे देखना। इनर्ट गैस किस ग्रुप के एलिमेंट होती हैं, 18वें वर्ग की क्या होती है, सभी इनर्ट गैस होती हैं, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 18वें वर्ग को 0 वर्ग। अब देखना इनर्ट गैस अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी पीरियड में, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं सबसे पहले पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होना चाहिए, आकार कम होना चाहिए। अगर आकार कम होता है तो आईपी क्या होती है, बढ़ती है। आकार कम होने के कारण एक्सेप्शन क्या मिलता है देखना। अगर बात की जाए जैसे मैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब देखना बच्चों, इसकी मैंने बात की लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट हो गया ये किसी पीरियड में। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए। इसका मतलब नियोन का आकार क्या होना चाहिए, सबसे कम। लेकिन एक्सेप्शन क्या मिलता है, मैंने
रिलेटिव साइज में अपने जो अपना लेक्चर था रिलेटिव साइज के आधार पर मैंने बताया था कि अकेलिया गैसों का आकार रिलेटिव उन सभी एलिमेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। आकार कम होना चाहिए था, लेकिन जो अकेलिया गैसें होती हैं उनका आवर्त में क्या होता है, आकार सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इनर्ट गैस होती हैं, इनर्ट गैस का आकार ज्यादा होता है कंपेरेटिवली उन सभी एलिमेंट से जो उस पीरियड में प्रेजेंट हैं। तो ये मैंने बात कर ली थी एज एक्सेप्शन, अपने में साइज में पढ़ा था। जो एलिमेंट्स की साइज बताई जाती है और सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में कमी आती है, लेकिन अकेलिया गैसों में क्या मिलता है, एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अकेलिया गैसों का आकार कंपेरेटिवली सभी एलिमेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखना बच्चों, अगर इनर्ट गैस का आकार सबसे ज्यादा है, क्या है, इनर्ट गैस का आकार लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, यहाँ पे इनर्ट गैस का आकार सबसे ज्यादा है, आकार क्या है, ज्यादा। अगर इनका आकार ज्यादा है तो आईपी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर इनर्ट गैस का आकार ज्यादा होता है तो आईपी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि आकार और आईपी में क्या डिफरेंस होता है, इसका रिवर्स क्या होता है, इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, रिवर्स होता है। तो देखना, आकार अगर साइज बढ़ेगी तो आईपी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो इसी एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इनर्ट गैस के लिए एक्सेप्शन क्या देखने को मिलता है, इनर्ट गैस का आकार बढ़ता है तो इसकी आईपी भी क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान में ये रखनी है। तो अपना जो एक्सेप्शन क्या था कि इनर्ट गैस का आकार अगर ज्यादा होता है तो इनर्ट गैस के आकार ज्यादा होने के कारण आईपी कम होनी चाहिए थी, आईपी कम नहीं होती। ध्यान में क्या रखना है, इनर्ट गैस का आकार ज्यादा होने के बाद भी इसकी आईपी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये एक्सेप्शन हो गया इनर्ट गैस में कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इनर्ट गैस का क्या होता है, आईपी बढ़ता है। आईपी क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसका आकार ज्यादा है। आकार ज्यादा होने से कंपैरेटिवली आईपी कम होना चाहिए था, लेकिन कम नहीं होता। किसके कारण, इनर्ट गैस किसके कारण ये आईपी बढ़ रही है, इसका कारण क्या बताया जाता है, उस कारण की मैं बात कर लेता हूँ। एक तो इनर्ट गैस की स्टेबिलिटी, इनर्ट गैस क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती हैं। एक इसकी बात की जाए तो इनर्ट गैस क्या होती है, यहाँ पे इसका फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल क्यों होती हैं, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फुल फील्ड का मतलब क्या होता है, NH2NP6। ये क्या होता है, इनर्ट गैस का आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें मैं बात करूं p में अधिकतम 3 ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब फुल फील्ड हो गया। अधिकतम p में कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण इनर्ट गैस की आईपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसका कारण क्या बताया जाता है, एक इनर्ट गैस होती है, इनर्ट का मतलब इनएक्टिव, इनर्ट का मतलब इनएक्टिव अकेलिया। तो अकेलिया का मतलब कम रिएक्टिव होगी, या मैं कह सकता हूँ लेस रिएक्टिव का मतलब इजीली रिएक्शन नहीं करेगी, लेस रिएक्टिव है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो इसके कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण, या मैं कह दूं पूर्ण पूरित विन्यास के कारण, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसका आकार ज्यादा होगा, जिसके कारण इसकी आईपी भी ज्यादा होगी। तो जहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा वहाँ पे आईपी ज्यादा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो आईपी भी ज्यादा होती है। तो ध्यान में क्या रखना है, जो इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस का लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होता है, ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। इनर्ट गैस का आकार ज्यादा होने के कारण, यहाँ पे कंपैरेटिवली बात की जाए तो इनर्ट गैस का आकार अगर ज्यादा है तो आईपी कम होनी चाहिए थी, लेकिन आईपी कम नहीं होती, क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका कारण क्या बताया जाता है, इनर्ट गैस से ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो बच्चों उतार लो इसको। ये हो गया थर्ड एक्सेप्शन, किसमें, आईपी में। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या क्या एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्सेप्शन सबसे पहले पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर, उसके बाद हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, उसके बाद इनर्ट गैस में किस तरीके का एक्सेप्शन देखने को मिलेगा आईपी में, उसकी मैंने बातें कर ली। चलिए अब बात कर लेता हूं मैं इसमें एक फोर्थ, इसमें जो एक्सेप्शन है, फोर्थ एक्सेप्शन की बात कर लेता हूं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। फोर्थ जो एक्सेप्शन बोला जाता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, देखना। फोर्थ क्या होगा, अपन किसकी बात करेंगे, डी ब्लॉक की।
डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है, अपने को साइज में वेरिएशन देखने को मिलेगी। अगर साइज में वेरिएशन देखने को मिलेगी तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी या मैं कह दूं आयनन ऊर्जा में भी क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साइज की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैंने साइज में बात कर ली थी, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखना, एक तो कंपेरेटिवली अगर बात की जाए तो देखना ध्यान से, जैसे मैं बात करूं 3D सीरीज की, किसकी बात करूं, 3D सीरीज। 3D सीरीज के एलिमेंट स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद किसकी बात करूंगा मैं, आयरन की, आयरन के बाद किसकी बात करूंगा, निकल, निकल के बाद कॉपर, उसके बाद है जिंक, या निकल के बाद मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं जिंक, निकल और जिंक। अब देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मैंने साइज में बताया था आप लोगों को, अपने जब साइज पढ़ी थी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वहां पे पढ़ लिया था कि सबसे पहले 3D सीरीज में क्या होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। सबसे पहले मैंने इस तरीके का प्लॉट बनाया था, रेडियस सबसे पहले क्या होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम से लेके यहाँ पे अगर आयरन तक चले तो आकार क्या होता है, कम होता है, उसके बाद आकार थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके वापस कम होगा, और उसके बाद आकार कांस्टेंट चलेगा, उसके बाद आकार वापस से बढ़ेगा। इस तरीके का वेरिएशन देखने को मिलता है। इस तरीके का प्लॉट आया था अपना कि सबसे पहले स्कैंडियम से लेके आयरन, स्कैंडियम से लेके इसे क्रोमियम, उसके बाद आयरन, आयरन के बाद मैग्नीज, मैग्नीज से यहाँ पे निकल, निकल के बाद कॉपर, कॉपर के बाद ये जिंक। इस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलता है कि जो स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीज आएगा, उसके बाद आयरन आएगा, तो यहाँ पे आयरन मैग्नीज का आकार क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो चेंजेस क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाने पर स्कैंडियम से क्रोमियम या मैग्नीज तक क्या होता है, आकार कम होता है, उसके बाद कांस्टेंट चलता है, और उसके बाद निकल से जिंक तक क्या होता है, आकार बढ़ता है। तो देखना इस पे क्या प्रभाव पड़ा, मैंने कहा स्कैंडियम से आयरन तक आकार क्या होता है, कम होता है, आकार क्या होता है, कम होता है। फेरस से निकल की तरफ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फेरस से निकल तक, तो यहाँ पे आकार थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। फेरस से निकल तक आकार में क्या आती है, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटली क्या आती है, यहाँ पे थोड़ी सी कमी आती है। इसके बाद निकल से जिंक की तरफ जाएंगे, निकल से जिंक की तरफ, निकल से जिंक की तरफ जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, निकल से जिंक की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आकार क्या होता है, थोड़ा बढ़ता है, साइज क्या होती है, बढ़ती है। अब देखना एक्सेप्शन कैसे देखने को मिलेगा, अपन आकार, साइज और किस में देख रहे हैं रिलेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल आई में देख रहे हैं आयनन ऊर्जा, और अगर आकार बढ़ेगा तो आईपी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब देखना यहाँ पे एज एक्सेप्शन क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आकार कम हो रहा है, तो इससे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आकार कम होता है लेफ्ट टू राइट चलने पर, तो स्कैंडियम से फेरस तक क्या होता है, आईपी बढ़ेगी। ये बात अपनी सही फॉलो हो रही है कि अगर आकार कम है तो आईपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आकार कम है तो आईपी बढ़ रही है, अपनी बात यहाँ पे फॉलो हो रही है। अब उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पे क्या है, आकार कम है, फेरस से निकल की तरफ आकार कम हो रहा है, तो आईपी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। यहाँ पे भी आईपी क्या होती है, बढ़ती है, यहाँ पे आईपी क्या होती है, आकार कम होने के कारण बढ़ रही है, ये भी बात सही है। अब देखना यहाँ पे एक्सेप्शन क्या देखने को मिलेगा, निकल से जिंक की तरफ जाएंगे तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो आईपी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान रख लेना आईपी यहाँ पे बढ़ती नहीं है, क्या होती है, सॉरी यहाँ पे आईपी क्या होती है, बढ़ती है, कम नहीं होती। तो देखना बच्चों, आकार अगर ज्यादा है तो आईपी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन कम नहीं होती, क्या होती है, ज्यादा होती है। इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आईपी क्या होती है, निकल से जिंक की तरफ से बढ़ती है। तो इस यहाँ पे एज एक्सेप्शन हो गया, इस चीजों को ध्यान में रखना होता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर आकार में चेंजेस देखने को मिलेंगे डी ब्लॉक में, उसके बाद आईपी में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आकार में चेंजेस देखने को मिल रहा है तो आईपी आयनाइजेशन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये चेंजेस तो क्या है, आकार के अकॉर्डिंग, आकार कम है तो आईपी ज्यादा, आकार कम है तो आईपी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि आकार ज्यादा है फिर भी यहाँ पे क्या है, आईपी ज्यादा है। तो ये बात होगी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आईपी में जो एक्सेप्शन देखने को मिलेगा लेफ्ट टू राइट चलने पर, उसकी मैंने बातें कर ली। तो ये अपने 4 तरीके के क्या हो गए, एक्सेप्शन हो गए। आईपी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन इनमें से आता है तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इजीली कर देंगे। तो उतार लो बच्चों इसको, चलिएगा
तो ये बात होगी आईपी की, किसमें अपन ने बात कर ली एज एक्सेप्शन, कुछ क्वेश्चन सोल्व किए अपन ने आईपी से रिलेटेड, छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कंपैरेटिवली, और भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसकी मैं बात कर लूंगा। अभी अपन और किसकी बात करेंगे, एक मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे एफ ब्लॉक और बच गया अपना, एफ ब्लॉक के हिसाब से भी बात कर लेता हूँ मैं एफ ब्लॉक। इसके लिए एक दो लाइन पढ़ लेते हैं, देखना। एफ ब्लॉक की अगर बात की जाए तो एफ ब्लॉक में अपन किस में पढ़ रहे हैं, आईपी सबसे पहले पीरियड में। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, आकार में कमी आती है। लेफ्ट टू राइट पीरियड आकार आवर्त में क्या आती है, कमी आती है। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में कमी आएगी, आकार में कमी आती है। इसका मतलब एफ ब्लॉक के लिए क्या बोला जाता है, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात की जाए तो एक तो 4F सीरीज, एक है 5F सीरीज। ये दो सीरीज किस में होती हैं, एफ ब्लॉक में होती हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज होती हैं, कौन सी, 4F और ये 5F सीरीज। तो इस 4F और 5F सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में क्या होता है, कमी आती है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या आती है, कमी आती है। आकार में कमी आएगी, अभी मैंने रिलेशन बताया था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और आकार में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है। इसका मतलब अगर आकार कम है तो आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी। आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आकार कम है तो आईपी भी ज्यादा होगी। तो ये सिंपल किसके लिए बोला जाता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में किसी भी तरीके का कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में कमी आती है, आकार में कमी आती है जिसके कारण आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। तो ये बेसिकली किसके लिए हो गया, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। तो बच्चों ये बात हो गई किसकी, अपने पढ़ा आयनाइजेशन पोटेंशियल को अपन ने किससे जोड़ा, एक तो पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किए, एक अपन ने किसके आधार पर देखा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का आईपी पर क्या फर्क पड़ता है उसकी अपने बात की, और एक किसी पेरियोडिक टेबल में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आईपी में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, उसमें अपने कुछ एक्सेप्शन पढ़ लिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। तो बच्चों इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आईपी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, कंपेरेटिवली अपन पीरियड में बात करेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसके बाद किसी वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो इसके आगे का कंटेंट नेक्स्ट लेक्चर में, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।